हेलो एवरीवन, मैं मनीष आनंद फिर से आप सभी बच्चों का श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग अपने चैप्टर सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोगों का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स क्या होता है, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देख लिया था हम लोगों ने अलग अलग बेस पे। और आज हम लोगों ने उस दिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो टाइप्स, ये जो 4 टाइप्स है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, एक्चुअली हम लोग अब स्टार्ट इसी टॉपिक को करने वाले हैं। तो नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, लेकिन सबसे पहले आपको ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हाइपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइपर प्रेशर से हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक को और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाइपर प्रेशर क्या होता है? अगर सिंपल से शब्दों में अगर वाइपर प्रेशर को समझा जाए तो वाइपर मतलब कोई लिक्विड जो गैस फॉर्म में होता है, और प्रेशर मतलब जो वाइपर फॉर्म में कोई भी लिक्विड जब वाइपर में कन्वर्ट होता है तो उस वाइपर मोड में वो जो कंटेनर के वॉल पर टकराने के बाद जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको आप वाइपर प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन कॉमन सी बात है कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो इतना सिंपल डिफिनीशन से काम चलने वाला आपका है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात करने वाले हैं, जहाँ पे एक नया टॉपिक तो नहीं, ये क्लास 11th का ही टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जिसका इसमें आप लोगों को यूज आने वाला है। तो इक्विलिब्रियम को लेकर के हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाइपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वाइपर प्रेशर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बच्चों एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग एक कंटेनर को एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि इस कंटेनर में हम लोगों ने कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो क्या होगा बच्चों, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होगा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अरेंज होंगे। और चूंकि हम लोग को वाइपर प्रेशर मेजर करना है तो निश्चित रूप से ये जो हमारा सिस्टम है इसको क्लोज करना होगा, ठीक है। क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जब लिक्विड वाइपर में कन्वर्ट होगा तो उसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं होने की वजह से, ठीक है, उसका वाइपर प्रेशर को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जाकर के कहाँ टकराएगा, है ना, और कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको प्रॉपर मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, बीकर ले लिया, बीकर में लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिए हम लोग लेयर बाय लेयर, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जब कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोई भी कंटेनर में होता है तो वेपोराइजेशन उसका लेयर बाय लेयर वेपोराइजेशन होता है। इसका मतलब सिंपल है कि लेयर बाय लेयर जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने 2 लेयर को दिखाया। अब एट नॉर्मल टेम्परेचर की भी बात करते हैं अगर हम लोग, तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। समझिएगा हम क्या करें, तो शुरुआत में जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा उस समय रेट ऑफ वेपोराइजेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा, है ना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, है ना। रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। फिर धीरे धीरे जैसे से ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो आप पाएंगे कि एक समय के बाद आपको ये चीज क्लियर दिखेगा कि अब जो है लिक्विड का वेपोराइजेशन रुक गया है। अब ऐसा आपको फील होगा जैसे कि वेपोराइजेशन हो ही नहीं रहा है। तो अगर जिस समय आपको ऐसा दिखे, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि वेपोराइजेशन रुक गया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि ये जब वेपोराइजेशन होना शुरू होता है ना बच्चों, तो ये क्लोज इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 प्रोसेस यानी कि रिएक्शंस यहाँ पर रिवर्सिबल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है
वेपर में, और वेपर भी उसी टाइम में कन्वर्ट होता है लिक्विड में। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ जो है होता रहता है इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कि लिक्विड कन्वर्ट होता रहता है वेपर में, और वेपर भी क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है लिक्विड में। तो इनिशियली क्या होगा बच्चों, इनिशियली तो लिक्विड जो है कन्वर्ट होगा वेपर में, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे वेपर मोलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो उसका भी कन्वर्जन जो है वो शुरू हो जाता है लिक्विड मोलिक्यूल्स में। तो जिस समय आपको ये दिख जाए कि अब वेपोराइजेशन नहीं हो रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वेपोराइजेशन प्रोसेस रुक गया है। इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है बच्चों, रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ना, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन के बराबर हो गया है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो रेट ऑफ लिक्विफिकेशन के बराबर हो गया है। रेट ऑफ लिक्विफिकेशन के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। मतलब कि जितना समय में जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही समय में उतना ही वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ किसी भी रिएक्शन के जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा, वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में। मतलब क्या कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो स्टेट है, वो जो रिएक्शन का जो स्टेट है, उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम का स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम का स्टेट। यानी कि हम लोग को जो वेपर प्रेशर एक्चुअली मेजर करना है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में मेजर करना है। मतलब कि हम लोग वेपर प्रेशर तब कंसीडर करेंगे, तब मेजर करेंगे जब इस इन्वायरमेंट में लिक्विड, ये हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना, और इस जगह पर क्या होगा हमारा, कहीं वेपर मॉलिक्यूल्स होगा। तो जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स और वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे इस वेपर के वजह से इस कंटेनर का, इस इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर। चूंकि वेपर प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे हैं कहाँ पे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, इसलिए हम लोग इसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कह सकते हैं, या इसी को दूसरा नाम है बच्चों सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। फिर से हम रिकॉल कर देते हैं इस टॉपिक को। वेपर प्रेशर क्या है कि जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ क्या होंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर किसी वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कंटेनर पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ भी है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर रिमेन्स एट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो होपफुली आप लोगों को वेपर प्रेशर जो टर्म है वो समझ में आया होगा। तो इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें निश्चित रूप से वेपर प्रेशर टर्म आएगा। तो सब इस वेपर प्रेशर का सिंपल सा समरी यही है कि आपको जब भी वेपर प्रेशर मेजर करना है तो मेजर करने के क्रम में एक ही बात ध्यान देना है कि वो जो रिएक्शन जो हो रहा है, यानी कि वो जो प्रोसेस जो हो रहा है, वो प्रोसेस में वेपर का प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे कहाँ, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे। ठीक है, वेपर का प्रेशर कहाँ मेजर करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक को देख लिया है, तो इसके बाद हम लोग एक टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करने का मतलब बच्चों ये है कि किसी फैक्टर की वजह से कब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या किसी फैक्टर की वजह से कब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। मैं आगे टॉपिक में बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आगे हम लोगों का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे आसान सा एक फैक्टर हमारे सामने दिख रहा है टेम्परेचर। मतलब हम लोग को टेम्परेचर का डिपेंडेंसी जो है वो देखना है कहाँ बच्चों, वेपर प्रेशर पे। मतलब टेम्परेचर को इफेक्ट करने से, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो किस तरीके से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हम लोग इसके बारे में अभी बात करने वाले
है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है। आप सिंपली समझ ले कि हम लोग दो कंटेनर को एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने दो कंटेनर को एज्यूम किया, दोनों कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हम लोग रख लेते हैं और दोनों कंटेनर के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक का टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को आप कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, हम लोग इसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर भी इन सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्जन होगा, ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे। और 50 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ दोनों में छोटा सा फर्क क्या होगा कि यहाँ जो 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इसको हम लोग करेंगे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जब इसको टेम्परेचर देंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से हम लोग इसको कम हीट दे रहे हैं। और हीट क्या है बच्चों, हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी का एक क्या है, फॉर्म है, ठीक है। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि टेम्परेचर कम देने का मतलब हम लोग इसकी एनर्जी कम दे रहे हैं। यानी कि जब इसको कम एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो ये इसके काइनेटिक जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब वेपर में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा टेम्परेचर वाले कंटेनर से कम होगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो निश्चित रूप से जब वो कंटेनर के जाकर वॉल से टकराएगा तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस से दोगुना टेम्परेचर है। मतलब सीधी सी बात है, हम लोग जो यहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंटेनर के में वाटर के मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, यहाँ ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी अधिक दे रहे हैं। जब एनर्जी अधिक देंगे तो कॉमन सी बात है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले बिकर से, यानी कि कंटेनर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तो कॉमन सी बात है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अधिक होगी। जब इसकी वेलोसिटी अधिक होगी तो जब वो अधिक वेलोसिटी से जाकर के किसी कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो कॉमन सी बात है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसका सिंपल सा आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से, है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होने से बच्चों क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब सिंपल है कि वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, है ना। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे आप कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप कंटेनर का टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसके सेकेंड फैक्टर पे बात करते हैं जिसका नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो कहते हैं क्या कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी इस यूनिवर्स में किसी भी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो। तो निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ है तो निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसा कि जानते हैं हम लोग इसमें बहुत सारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। और उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो आप इस बात को समझे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वेपर प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो फिर से हम लोग दो कंटेनर्स की बात करते हैं। एक कंटेनर में मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल्स है, उसका उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है, उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और मान लीजिए कि कोई दूसरा हमारा कंटेनर है, उसमें कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है और उसमें उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मान लीजिए कम है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कि वेपर प्रेशर मेजर करना है। तो वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट होना होगा। समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो निश्चित रूप से लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट होना होगा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट आसानी से कब होगा, जब उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच
कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा हिट करेंगे तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जाकर कंटेनर के वॉल से टकराएगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि जहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर उस मॉलिक्यूल्स के वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है किस चीज़ में, वहाँ जो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको ब्रेक करने में। तो जब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं रह जाएगी जितना उसको होना चाहिए था, तो उसकी वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो लेस वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, किसी कंटेनर के वॉल से वो मॉलिक्यूल जाके टकराएगा, तो वो वहाँ प्रेशर क्या करेगा, कम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक बात समझ रहे हैं कि वेपर मॉलिक्यूल्स जो है, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और किसी मॉलिक्यूल्स, किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने पे वेपर प्रेशर कम, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब सिंपल है कि वेपर प्रेशर का जो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ जो रिलेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों के बीच जो होगा वो उल्टा संबंध होगा। ठीक है, और अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो इन सारे फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं किस लिए, क्योंकि हम लोगों को एक पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है जिसका नाम क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी वजह से हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस किए हैं, बिकॉज अगर आपको वेपर प्रेशर के बारे में ही बेसिक सी जानकारी नहीं होगी तो आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने वेपर प्रेशर को सबसे पहले क्या किया, डिस्कस किया, उसके फैक्टर्स को देखा कि आखिरकार कौन कौन सा फैक्टर जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। अब जो तीसरा फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये फैक्टर इस बात का प्रमाण भी दे देगा, है ना, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अपने थर्ड फैक्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास एक टर्म है नॉन वोलाटाइल, है ना, तो नॉन वोलाटाइल, सबसे पहले नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। तो बच्चों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वैसा सॉल्यूट होता है जो वेपोराइज नहीं होता है, जो जनरली वेपोराइज नहीं होता है, यानी कि नॉन वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। तो सोचेंगे कि भाई इसका एग्जांपल कौन कौन हो सकता है, तो इसका एग्जांपल आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, ग्लूकोज, सॉल्ट हो सकता है बच्चों, शुगर हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है हमारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में जब तक हम लोग वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम लोग अब भी जितना भी बात करेंगे सॉल्यूट्स को लेकर के जो है वो सारा का सारा हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स ही होगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वांट ऑफ फैक्टर्स से पहले वो लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स में एग्जांपल के तौर पे यही सारे रहेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, सॉल्ट क्या होता है आपका जनरली NaCl, शुगर क्या होता है C12H22 और O11, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। ध्यान रहे इसका मोलिकुलर मास कितना होता है हमारा 180 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 342 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम। तो जनरली आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूला देगा तो फॉर्मूला से आप फॉर्मूला मास यानी कि मोलिकुलर मास को फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया है उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को समझने का प्रयास करते हैं कि जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग किसी प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट में हम लोग ऐड करते हैं तो उस ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके इफेक्ट को देखते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग दो कंटेनर लेते हैं बच्चों। एक कंटेनर जो होगा वो हमारा प्योर लिक्विड का होगा। प्योर लिक्विड मीन्स उसमें किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूट को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा कंटेनर जो होगा हमारा, दूसरा कंटेनर होगा वो वैसा कंटेनर होगा जिसमें हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। अब हम जानते हैं कि जैसा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड कर दिया जाए तो पहले से सॉल्वेंट हमारे पास है, और उसमें अगर हम लोग किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। एज वी नो दैट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो हम लोग एक कंटेनर, एक ले लिए कंटेनर सॉल्यूशन के लिए और दूसरा कंटेनर ले लिए बच्चों हम लोग प्योर लिक्विड का। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को पी नॉट एज्यूम कर लेते हैं और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग पीएस लिख लेते हैं, पी फॉर प्रेशर, एस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉट का से, यहाँ नॉट का सेंस जो है वो किस चीज से, प्योर से, ठीक है। अब इस दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों के वेपर प्रेशर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली बच्चों कि जब प्योर लिक्विड है यानी कि प्योर सॉल्वेंट है तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, जो लेयर बाय लेयर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे वेपर में इजीली कन्वर्टेबल होंगे, मतलब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब भी जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इन सारे वेपर्स, इन सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन जब बन गया सॉल्यूशन तो उसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया है। डिसॉल्व करने के बाद आप सिंपल सा एक बात सोचेंगे कि जब हम लोगों ने उसमें शुगर को या सॉल्ट को ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद क्या होगा, क्या इस लेयर पे क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स होंगे। सोचिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस बात को कि जब हम लोगों ने, हम लोग के पास जब प्योर लिक्विड था यानी प्योर सॉल्वेंट था तो उसमें क्या था, हर लेयर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो तो प्योर है, उसमें किसी प्रकार कोई भी सॉल्यूट्स को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। लेकिन जब हम लोगों ने बना लिया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हम लोग किसी प्योर लिक्विड में या प्योर सॉल्वेंट में हम लोग किसी सॉल्यूट्स को ऐड करेंगे। तो कैसे सॉल्यूट्स को हम लोग ऐड करेंगे, जो नॉन वोलाटाइल हो। तो हम लोगों ने क्या किया, जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स को ऐड किया तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, थोड़ा सा सोचे कि क्या ऐसा संभव है कि सॉल्यूट्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया, सॉल्यूशन को फॉर्म कर दिया, सॉल्यूशन को बना दिया और सरफेस इस हर एक लेयर पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि हर एक लेयर में हमारा प्योर सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल्स होगा और साथ साथ वो भी मॉलिक्यूल्स होगा जो हम लोगों ने सॉल्यूट के तौर पे मिलाया है, जो कि हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नॉन वोलाटाइल होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्योर लिक्विड के होंगे। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, सीधी सी बात है। जब लोगों ने सॉल्यूशन को मिलाया तो हर एक लेयर में हमारा सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल्स होगा और हमारा सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे बच्चों कि जब हम लोगों ने सॉल्यूशन को बनाया और जब हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स को ऐड किया तो ये जो हर एक लेयर पे वेपोराइज होने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या घट गई, है ना। जब हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो हर एक लेयर में जो वेपोराइज होने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो गई, घट गई, क्योंकि ये हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये तो नॉन वेपोराइजेबल है, ये तो वेपर में कन्वर्ट होने वाला है नहीं। तो अब जो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इन सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से। अगर इसे कलर को हम चेंज कर दें तो शायद आप लोग को और क्लियर दिखे। अब जो यहाँ पर जो वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे हो गए, यानी कि हर एक लेयर में क्या होगा, वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। और जब वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाएगी तो कॉमन सी बात है, कम वेपर मॉलिक्यूल्स कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या था कि सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, इतना सारा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आके कंटेनर के वॉल पे क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, क्योंकि कंटेनर तो हमारा क्लोज होगा, यहाँ ओपन दिखा रहे हैं लेकिन कंटेनर कैसा होगा, हमारा क्लोज होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हर एक लेयर पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के आने के वजह से वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स की संख्या घट गई, मतलब प्योर लिक्विड्स की संख्या घट गई, प्योर सॉल्वेंट का संख्या घट गया, जिस वजह से जो है अब क्या होगा,
कम प्रेशर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेपोराइजेबल मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स, यहाँ कम मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा इन कंपेयर टू प्योर लिक्विड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि वेपर प्रेशर जो है वो प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर लिक्विड देन देयर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को शो भी कर दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को ये इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग जितने भी बातें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने सब आप लोगों को यहाँ पर निचोड़ कर दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फीलिंग्स आना शुरू हो गया होगा कि जब हम लोग सॉल्यूट को मिला रहे हैं, जब सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ बढ़ रहा है, और सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने से क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। देखिए सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंडेंसी शुरू हो चुकी है ना। अब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के डिफिनीशन को कंप्लीट प्रॉपर एकदम सार्थक करने वाले हैं कि हाँ सच में उसका डिफिनीशन जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वो कैसे है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या देखिए बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब सॉल्यूशन में हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जैसा कि देखा कि पी नॉट जो था हमारा वो ज़्यादा था पी एस के रेस्पेक्ट में, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना से कम हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, प्योर लिक्विड यानी कि जो हमारा प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उस वेपर प्रेशर में से आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा कि कितना से वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। एक्चुअली हम लोग के पास अगला टॉपिक वही है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी। तो आप कैसे निकालेंगे कि वेपर प्रेशर कितना से कम हुआ, तो करना कुछ नहीं है, इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस, है ना। हम लोग प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे, है ना, तो निश्चित हमारा कितना से वेपर प्रेशर कम हो गया है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है हमारा, इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टॉपिक था यही हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक था। एक्चुअली हम लोगों ने सबसे पहले वेपर प्रेशर को देखा, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखा, अब हम लोग एक्चुअली में अपने टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे इस जगह पे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो ये हमारा टॉपिक है ना, एक्चुअली यही हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो रिलेटिव का सेंस क्या होता है, किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष, ठीक है। तो ये जो लोअर वेपर प्रेशर जो कम हो गया बच्चों वो किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ है, तो आपका जवाब होगा प्योर लिक्विड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग सब सारा कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, प्योर लिक्विड से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेटिव, तो प्योर लिक्विड के रिलेटिव। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन आने वाला है आप लोग के पास, क्या है कि अगर आप RLVP यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट लिखते हैं RLVP, अगर इसको डिफाइन करना है, बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉट।
है ना, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो गया किसके रेस्पेक्ट में, तो प्योर लिक्विड के रेस्पेक्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, RLVP, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। इस बात को प्रूव कौन किए थे, उन्हीं का नाम आने वाला है, जिनका नाम है रॉल्स, ठीक है, रॉल्स साहब, है ना। रॉल्स साहब ने इस बात को बताया कि RLVP किस तरीके से क्या है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रहे, अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की बात जहां हुई तो निश्चित रूप से वो उन सारे टर्म्स की डिपेंडेंसी इन सारे टॉपिक्स में से किसी न किसी पे निश्चित रूप से आएगा, मोलालिटी, है ना, और मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आप पाएंगे कि जब इन सभी का जो डिफिनीशन होता है हमारा, उन सारे डिफिनीशंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निश्चित रूप से प्रेजेंट है। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर बाय टोटल मोल। सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल रखेंगे ऊपर, और सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल को क्या करते हैं हम लोग, सम कर देंगे, उसका रेशियो निकाल देंगे, तो सॉल्यूट का हमारा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो खैर ये सारी चीजें 11 की ही चीजें हैं, आप लोग निश्चित ही सबको अच्छे से देखेंगे, तब जाकर के इसका डेरिवेशन वगैरह जो है, जो आने वाला है अभी, वो समझ में आप लोगों को आएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस तरीके से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ये रॉल्स साहब आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, तो यहाँ जो आप लोगों को स्टेटमेंट दिख रहा है, ये जो डेरिवेशन, ये डेरिवेशन तो फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान नहीं दें, है ना। इस डेरिवेशन को प्रॉपर अभी हम आप लोगों को एक अलग इंटरफेस पे लेके चलेंगे और वहाँ पे हम प्रॉपर आप लोगों को डेरिवेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला है कि जहाँ पर भी सॉल्यूट डिपेंडेंसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे होगा, वहाँ पे मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन जैसा टर्म निश्चित रूप से आएगा। आ गया, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रॉल्स साहब कहे कि जो किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो बच्चों सबसे पहले एक बात को आप लोग समझ ले कि रॉल्स साहब का जो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या किए होंगे, बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आया, जो कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट के तौर पे इसको क्या किया है, सजा रखा है। लेकिन हम लोग सबसे पहले तो इसको हम लोग प्रॉपर इसको डिराइव कर लेंगे, और डिराइव करने के बाद हम लोग उस जगह पे चलेंगे, है ना, कि इनिशियली इसकी प्रूविंग कैसे हुई, और ये जो स्टेटमेंट है इनका कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये चीज कैसे आया, ये जो कंक्लूजन ये कैसे आया, हम लोग वहां पे लेके चलेंगे आप लोगों को, इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ऑफ RLVP क्या है बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए फिर हम लोग इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग प्रॉपर, ठीक। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ RLVP। क्या है बच्चों? RLVP is equals to the mole fraction of solute। as we know that mole fraction को हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो RLVP क्या है हमारा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, और प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर का रेशियो होता है। जस्ट हम लोगों ने देखा है इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी नॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आप लोग देखे हैं वहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन में जो एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, बशर्ते कि आप लोग को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने आना चाहिए। खैर यहाँ पे आप लोग को हम प्रॉपर करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सॉलिड पे बात कर रहे हैं तो सॉलिड किस में है? सॉल्यूशन में डिजॉल्व है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट अस कंसीडर, है ना, हम लोग सॉल्यूट को बच्चों हम लोग सॉल्यूट को A मान लेते हैं और हम लोग सॉल्वेंट को सबसे पहले B मान लेते हैं। तो हम लोग एक काम और करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WB मान लेते हैं, सॉरी WA मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूट को A माना है, ठीक है। तो इसको WA मान लेते हैं और जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? WB एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि मोल फ्रैक्शन टर्म में तो हमको मोल चाहिए, तो सीधी सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक सॉलिड सॉल्वेंट का हमको मोल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या कहें कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, तो उसको हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं Na। हम लोग मोल्स को N से डिनोट करते हैं, चूंकि सॉल्यूट को हम लोगों ने A एज्यूम किया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि A, तो Na, तो Na क्या हो जाएगा? गिवन मास अपन फार्मूला मास। गिवन मास हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया? WA, और फार्मूला मास को हम लोग क्या मान लेते हैं? Ma। कोई दिक्कत मानने में किसी को? तो Na बराबर क्या हो जाएगा? WA बटा Ma। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी एज्यूम कर रखे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग NB मान लेते हैं बच्चों। तो NB क्या हो जाएगा? WB बटा MB। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों के सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल्स को हम लोगों ने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है हमको? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो क्या किया? मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल को हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल मोल से भाग करते हैं। तो टोटल मोल को भाग कैसे करेंगे? क्योंकि सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को क्या कर देंगे? हम लोग सम कर देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग टोटल मोल भी सबसे पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं। टोटल मोल क्या हो जाएगा बच्चों? Na प्लस NB, ठीक है। टोटल मोल क्या हो जाएगा हमारा? Na प्लस NB। अब हम लोग को क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि जिसका निकालना है मोल, सॉल्यूट को क्या माना है हम लोगों ने? A माना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर। तो क्या है सॉल्यूट का मोल? Na। हम लोगों ने सॉल्यूट के मोल को Na लिख दिया बाय टोटल मोल। क्या है टोटल मोल हमारा? Na प्लस NB। अब यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया? Na प्लस NB। ये हमारा सॉल्यूट का एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि डिराइव कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को लाना है इस डेरिवेशन को। तो हम लोग क्या काम करते हैं? ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इसको हम लोग और भी थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक बात और आप लोगों को ध्यान देना है कि मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को क्लियर बोला है कि पूरे चैप्टर में हम लोग वैसे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि कैसा है हमारा? डाइल्यूट। हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात कहीं भी बच्चों नहीं कर रहे हैं।
और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट्स का अमाउंट बहुत कम मात्रा में। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, तो Na का जो मान होगा वो Nb के मान से क्या होगा, बहुत कम होगा। Na इज मच मच लेस देन Nb। मैंने क्या कहा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो जब सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है तो इस Nb के साथ Na के अमाउंट को जोड़ने पर वैल्यू में कोई डिफरेंसेस विशेष नहीं आएगा, क्योंकि Nb के रेस्पेक्ट में Na बहुत कम है। ठीक है, तो इस यहाँ ये जो हमारा सम वाला जो पोर्शन है, नीचे का जो पोर्शन है, इस Nb में Na के वैल्यू को ऐड करने से Nb के वैल्यू पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Na बटा Nb। अब हम लोग फिर चलते हैं अपने रॉल्ट साहब के अकॉर्डिंग। क्या था रॉल्ट साहब, क्या कहते, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, है ना, क्या था, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉलिड। करना कुछ नहीं है बच्चों, एक्स सॉलिड की वैल्यू को यहाँ हम लोग उठा के पटक देता है। ठीक है, डेल्टा P था हमारा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉलिड। एक्स सॉलिड के वैल्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी रख दिया है, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू Na अपॉन क्या हो जाएगा, Nb। हम लोगों ने जो यहाँ इस पोर्शन पे जो हम लोग को कुछ काम को करना था, हम लोगों ने इसी जगह पे एज्यूम कर लिया है कि सोल्यूशन अगर मान लीजिए डाइल्यूट है तो Na का मान Nb से क्या होगा, काफी कम होगा। तो ये Nb के वैल्यू में Na के वैल्यू को जब सम करने जाएंगे तो उस वैल्यू पर कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसको लेके ढोने की कतई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने Na अपॉन क्या कर लिया, Nb कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, है ना, और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि Na का मान हमारा क्या है, WA अपॉन Na, और Nb का मान क्या है, WB अपॉन Nb। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू WA बाई MA इंटू MB बाई WB। यही था आप लोगों का डेरिवेशन। एक चीज को आप लोगों को यहाँ पे और भी ध्यान दे सकते हैं कि सॉल्यूशन जो नॉमेरिकल पोर्शन जब आप लोगों का आएगा तो नॉमेरिकल पोर्शन में जनरली 99% केसेस में तो सॉल्यूशन डाइल्यूट ही बोलेगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आप लोगों के पास आ सकता है जहां बोलेगा कि एज्यूम सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि Nb के रेस्पेक्ट में Na का मान कम नहीं होगा। ठीक है, Nb के रेस्पेक्ट में Na का मान कम नहीं होगा। जब अगर सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं बच्चों, इफ solution is not dilute, ठीक है, तो प्रॉपर जो हमारा ये जो एक्स सॉल्यूट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा Na बटा Na प्लस Nb। तो अगर नॉट साहब पे आंसर जाएंगे तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसको हम लोग एक्सपैंड करके लिख सकते हैं थोड़ा सा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान से, WA अपॉन MA बाई WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो तो हम लोग प्रॉपर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट बोलेगा तो निश्चित हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे है निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये रॉल्ट साहब इस बात को प्रूव भी कर दी। आप देखिए यहाँ पर जो कंक्लूसिव जो हमारा फार्मूला है उसमें देखिए आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पर WA अपॉन MA क्या है हमारा, क्या है, सॉल्यूट का पार्टिकल, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है,
तो ये डेरिवेशन आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन में जो है प्रॉपर आता भी है ना। आप लोग एकदम प्रॉपर इस पोर्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। और इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना भी है ये 5 मार्क्स में, तो इसको देख भी लेंगे। और इस पर बात रहे न्यूमेरिकल्स की, तो उसको हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में कर लेंगे, चूँकि लेक्चर नंबर 3 में कर लेंगे, या इसका अलग से हम लोग एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो हम लोग बना करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप लोग ये सारा डेरिवेशन प्रॉपर समझ में आया होगा। फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर डेरिवेशन अगर आपको आया तो आपको 2 बार 3 बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा समझने के साथ साथ। तो बच्चों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो डेरिवेशन है इसको 2 बार 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। और पढ़ते रहें, मस्त रहें। और आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग का आज पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो भी टॉपिक आप लोगों को, तो जस्ट वेट कीजिए अगले टॉपिक का, है ना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।